बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका और बरतानिया से कुछ बड़ी खबरें आ गई हैं और कुछ बहुत बड़ी खबरें आने वाली हैं। जो डेवलपमेंट्स मैं आपको अब बताऊंगा, ये हुकूमत के ऊपर एक बम शेल की तरह गिरेगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली है। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ पाकिस्तान में कर रही है, उनके लिए शायद अब वो करना मुमकिन नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। सबसे पहले तो जो चीज़ हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर सुरखरू हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मेरे खिलाफ एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, और जब मुझे अच्छी तरह याद है पहला प्रोग्राम जब हुआ ना रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, तो उसमें शहीद अरशद शरीफ साहब ने उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया था इस्लामाबाद में, और इसके ऊपर एक सेमिनार हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद हालात बहुत मुश्किल हो गए, उन्हें पाकिस्तान छोड़ना भी पड़ा। तो रजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मेरे ऊपर हुआ है, अब अमेरिकन जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात को मानना शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पे यहाँ मेरे पास एक ट्वीट मौजूद है जिसको रिचर्ड ग्रेनल ने इसको किया है जनाब रीट्वीट, और ये ट्वीट है एल मॉर्गन का, जिसके अंदर वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, और उन्होंने नाम भी लिए कुछ लोगों के, विक्टोरिया न्यूलैंड और एंटनी ब्लिंकन का नाम लिया, फिर आसिम मुनीर साहब का नाम लिया। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज कर दिया गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अकाउंटेबल करेंगे उनके इन इक़दामात के लिए। और फिर लिखा कि रजीम चेंज इन पाकिस्तान फेट ग्रेट सफरिंग ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बुरे हालात पैदा हुए इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। वो हकीकत है। आप इकोनॉमी को देख लें, मईशत को देख लें लोगों की अपनी इकोनॉमी को देख लें, गुर्बत और बेरोजगारी को देख लें, सरमायाकारी को देख लें, आप दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती हुई देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस देख लें, इंसानी हुकूक की पामालियाँ देख लें, सहाफ़ियों और शायरों का अगवा देख लें। तो ये सारी चीज़ें अभी हुई हैं। इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह से हमने इस बड़े पैमाने पर नहीं देखा था, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान में होता रहा। अच्छी बात यह कि आज हर पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में क्या क्या जुल्म होता रहा है। तो जी सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इसको रिचर्ड ने ना सिर्फ रीट्वीट किया था, रिचर्ड डोनाल्ड ट्रंप की चॉइस है और उनको बहुत अहम ओहदा दे दिया गया है। वो सदारती एलची होंगे दुनिया में अहम तरीन मामलात के ऊपर, और जितने भी हॉट इश्यूज होंगे उनको वो उठाएंगे, और ये बहुत वसीला आदमी है और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ओहदा भी दे दिया है, और ये इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी कर चुका है। तो आने वाले दिनों में जो सियासी कैदी हैं वो हुकूमत को रिहा करने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो बाइडन की सपोर्ट खत्म होने जा रही है। एक तो जो ट्रंप ने तैनाती की इस हवाले से, और अब मैं आपको कुछ खबरें देने लगा हूं कि अभी हुआ क्या है। एक तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका राब्ता है, रिचर्ड ग्रेनल के साथ राब्ता है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन दिलाया गया है कि अगले चंद दिनों में एक टेलीफोन कॉल इस्लामाबाद आने वाली है, यानी पाकिस्तान में एक टेलीफोन कॉल अमेरिका से आने वाली है, और ये कॉल 25 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगी। यानी क्रिसमस से पहले पहले दो चीजें पाकिस्तान में होने जा रही हैं। अब आप इसको एक हफ्ता कह लें, 10 दिन कह लें, इससे ज्यादा टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों का ये दावा है, या जो मेरे सोर्सेज है उनका ये दावा है कि इससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक तो एक टेलीफोन कॉल आएगी पाकिस्तान में, उसके बाद आप चीजें बदलती हुई देखेंगे। क्योंकि देखें मुल्क जो होते हैं ना वो हफ्तों में या महीनों में नहीं चलते होते। अभी इस वक्त जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को सपोर्ट दे रही है, उसके दिन कितने बाकी रह गए हैं? 1 महीना और चंद दिन। तो उसके साथ तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी नहीं चला सकता। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह की सपोर्ट देती है या नहीं देती। तो वो अब नजर आ रहा है, और एक टेलीफोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, और उस टेलीफोन कॉल के लिए वादा भी कर लिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल होगी। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ था, उस हवाले से चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और अगर नहीं बदलेंगी ना तो फिर एक नया फेज शुरू होगा। वो फिर आप देखिएगा मामला किस तरफ जाएगा, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट बात ना माने अमेरिका की, क्या ये मुमकिन है? तो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ताल्लुकात का जो 60-70 साल का रिकॉर्ड है ना, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिका को ना नहीं कहा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं, कभी नहीं कहा। हमेशा सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट को ना बोला है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को सियासतदानों ने ना बोलने की जुर्रत की है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिकन को ना नहीं बोला। मिसाल के तौर पे
आप ले लें जुल्फिकार अली भुट्टो को। जुल्फिकार अली भुट्टो जब अमेरिकन को पसंद नहीं थे तो फिर उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। 1971 में क्या हुआ, अमेरिकन किस तरफ खड़े थे सब जानते हैं। अमेरिकन की बात हमने नहीं टाली उस वक्त भी। उसके बाद भुट्टो साहब की फांसी वाला मामला, फिर ज़ियाउल हक से जो कुछ भी अमेरिका ने करवाया, यानी अमेरिका ने ये रास्ता निकाला था ना कि जहादी इकट्ठे करने हैं पाकिस्तान में और यहाँ से फिर जहाद करना है अफगानिस्तान के अंदर और रशिया के टुकड़े करने हैं। अमेरिका ने पूरा एक प्लान किया था, तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने बगैर सोचे समझे सरेंडर कर दिया था और ज़ियाउल हक साहब ने उस लड़ाई के अंदर छलांग मार दी थी कि पाकिस्तान आज तक चल रहा है। क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में उस फैसले के नतीजे में आया था, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को तब भी इनकार नहीं किया था। वो एक शेर भी है पंजाबी का कि जान तेरी रोने पे लाशा हुन तक ढोने पे। ये ज़ियाउल हक से लोग शिकवा करते हैं कि तेरे गलत फैसलों की वजह से आज भी कौम फंसी हुई है। ज़ियाउल हक ने इनकार नहीं किया। फिर जब ज़ियाउल हक से काम निकल गया तो ज़ियाउल हक को कत्ल कर दिया गया, शहादत हो गई उनकी। अब उसके ऊपर भी सबको पता था कि किसने किया है, लेकिन क्योंकि अमेरिकन फैसला था एस्टेब्लिशमेंट ने फिर कुछ नहीं बोला। फिर बेनजीर भुट्टो को लाया गया, जिस तरह उनकी लॉन्चिंग हुई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। फिर कारगिल के अंदर जब पाकिस्तान ने बहुत सारा एरिया फतह कर लिया तो आज नवाज शरीफ डालते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डालती है नवाज शरीफ पे, लेकिन हकीकत यही थी कि अमेरिका का फोन आ गया था और अमेरिकन दबाव के बाद इनको पीछे हटना पड़ गया और उसकी वजह से बहुत सारे जवानों की शहादतें भी हो गई और बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री का। ये तारीख का हिस्सा है। तो अमेरिकन को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी इनकार नहीं किया। फिर नवाज शरीफ का जैसे तख्ता उल्टा गया, 2 था एक शरीयत वाला, वो भी उनको इनकार नहीं किया गया। फिर जब उनकी तरफ से हुक्म आ गया अरबों के जरिए से, क्योंकि अमेरिकन अरबों के जरिए से पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, हुक्म आ गया कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दें, तो डील करके बाहर भिजवा दिया गया। फिर दोबारा हुक्म आ गया कि बेनजीर और नवाज शरीफ को वापस बुला लें, तो दोबारा वापस बुलवा लिया गया। फिर अमेरिकन का हुक्म आ गया और बाकायदा अमरीकी सफीर ने चौधरी बिरादरान को बताया कि आप इलेक्शन नहीं जीत रहे, इलेक्शन में ये हुकूमतें आ रही हैं, पहले बता दिया था और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता था इस बात का, ये डील हो चुकी थी। इनकार नहीं कर सका एस्टेब्लिशमेंट। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे दोबारा अटैक का फैसला किया तो जनरल मुशर्रफ लेट गए। उन्होंने अमेरिका के साथ चूं चढ़ा भी नहीं की, उन्होंने कहा जो कहते हो वैसे, और सारे अड्डे दे दिए, सारी से उल्टे दे दिए। जहां से नेटो के ट्रक जाते तबाही फेर दी उन्होंने पकड़ के, कंटेनर जहां से जाते थे। ड्रोन हमने तबाही पाकिस्तान के अंदर की, ड्रोन हमलों ने। कभी एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन को इसके ऊपर चैलेंज नहीं किया। उसामा बिन लादेन वाला मामला पाकिस्तान में हुआ, सियासतदान थोड़ा बहुत बोले, ड्रोन के ऊपर भी इमरान खान साहब ने पॉलिसी ली, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इन चीजों पे नहीं बोली। जनरल बाजवा ने हमें मीटिंग में कहा कि अमेरिकन का मुकाबला नहीं कर सकते। और वैसे भी देखें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सारी जरूरियात अमेरिका और यूरोप के साथ जुड़ी हुई है। आप देख लेना हमारे जितने हथियार हैं उनके लिंक वहां से जुड़ते हैं, सवाए ये जो अभी हमने कुछ तैयारे चाइना के साथ मिलकर बनाए, इसके अलावा हमने रशिया से कुछ नहीं लिया, चाइना से कुछ नहीं लिया। हमारा सारा का सारा जो अपनी कैपेसिटी है हथियारों की, वो सारी मगरबी ममालिक के साथ जाकर जुड़ती है। हमारी टेक्नोलॉजी वहां की है, हम उनके बगैर अपना दिफाई निजाम जो है उसको एक्टिवेट नहीं रख सकते थे। मुझे खुद हमारे मिलिट्री के दोस्तों ने बताया, हमारी मजबूरी है। आपके जितने भी फौजी लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? यूरोप में और अमेरिका में जाते हैं। जितनी मशकें होती हैं कहाँ पे होती हैं? उनके साथ होती हैं। जितनी ट्रेनिंग होती है, एडवांस कोर्सेज होते हैं, कहाँ पे होते हैं? वहां पे होते हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी हमारे जो अफसरान हैं वो या तो पाकिस्तान में रहते हैं या इन्हीं मुल्कों में जाते हैं। तो आपका सारा लिंक उनके साथ है, इसलिए पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी अमेरिकन हुक्म को नहीं टाल सकती। जब जनरल बाजवा ने बताया अमेरिकन को कि जनाब इमरान खान है जिसकी वजह से आपका ये नुकसान हुआ, हम नहीं, तो उसके बाद देखें इमरान खान के खिलाफ जो हुक्म आया तो फिर क्या किया पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने? ये भी नहीं देखा कि पब्लिक खिलाफ है, ये भी नहीं देखा कि बदनामी हो रही है। इतना नुकसान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कभी नहीं हुआ तारीख में जितना अब हो गया, जितना शिकवा पाकिस्तानियों को अब हो गया। तो ये अमेरिकन का हुक्म पाकिस्तान कभी नहीं टाल सकता। अब जब टेलीफोन कॉल आने वाली है तो उस मौके पे आपको मैं बता रहा हूं, अब कोई अनहोनी हो जाए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इससे पहले का रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी और ये नुक्ता आपने याद रखना है। जब जो बाइडन अमेरिका का सदर बना तो उन्होंने अक्कड़ दिखाई और इमरान खान को टेलीफोन नहीं किया। अब खान तो फिर खान है ना, वो भी उसी तरह करता है, उसका रद्द अमल भी इसी तरह का होता है। जब अमेरिका का इनखला हो रहा था अफगानिस्तान से तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ गुलामों वाला सलूक किया कि जनाब जो हम इन्हें कहेंगे वो करते रहेंगे। तो इमरान खान साहब ने फिर उस तरह नहीं किया, यानी जितना इमरान खान साहब के साथ जिल्लत में सलूक किया गया उन्होंने भी आगे से जवाबन उसी तरह की चीजें की।
جس کے نتیجے میں امریکی انخلا انتہائی شرمندگی اور بے عزتی والا تھا. ساری دنیا کہتی رہی امریکن جوتے چھوڑ کر بھاگے ہیں وہاں پہ افغانستان میں, بڑی ان کی بے عزتی ہوئی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت مشکل میں تھا امریکہ کے اندر. کیپٹل ہل والا معاملہ کھل گیا تھا, کچھ اور معاملات تھے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات تھی. اس وقت جو بائیڈن کی بے عزتی ہوئی تھی اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کو سیاسی فائدہ بھی ہوا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے, جب ان کی کمپین چل رہی تھی, ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں صدر ہوتا تو عمران خان کے ساتھ مل کر بڑے سموتھ طریقے سے امریکی فورسز کو وہاں سے نکالتا افغانستان سے, اور جو ہمیں تاریخی شرمندگی ہوئی ہے وہ کبھی بھی ہمیں نہ ہوتی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے. لیکن جو بائیڈن عمران خان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, انہوں نے عمران خان کو اکڑ دکھائی, اور خان تو خان ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا. اس نے بھی پھر وہی کیا آگے سے جیسا رد عمل اس کا آنا تھا. لیکن باجوہ صاحب نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں یا اپنے فائدے نقصان کے چکر میں انہوں نے جناب ادھر سے ان ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کو بھی ڈرا دیا, ادھر امریکنز کو بھی متنفر کر دیا, اور رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہو گیا. اب امریکن اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہونے جا رہی ہے, اور جو تعیناتیاں ٹرمپ نے کی ہیں ان کے اثرات پاکستان کے اوپر آئیں گے. اور ایک ٹیلی فون میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آنے والا ہے اگلے چند دنوں کے اندر. یہ دعویٰ کیا ہے مجھے میرے سورسز نے جو امریکہ سے, انہوں نے کہا جی وہ فون آئے گا, پھر آپ دیکھیے گا چیزیں کس طرف جائیں گی. اگلی چیز یہ ہے کہ برطانیہ سے بھی ایک لیٹر لکھا ہے برطانیہ کے ایم پیز نے وہاں کی گورنمنٹ کو, وزارت خارجہ کو, اور یہ خط بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں 4 ان کے بنیادی مطالبات ہیں, میں آپ کو صرف مطالبات بناتا ہوں. ایکچولی یہ خط ہے ریگارڈنگ اسلام آباد کے اندر جو قتل عام ہوا ہے, جو اسلام آباد میں مسگر ہوا ہے, اس کے بارے میں یہ ایک لیٹر ہے جو لکھا ہے وہاں کے ایم پیز نے. ان کے جو 4 مطالبات ہیں, ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادانہ تحقیقات کروائی جائے جو قتل عام ہوا اور جو مظاہرین کے اوپر بدترین تشدد ہوا. نمبر 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ زخمیوں اور گرفتاریوں کے حوالے سے شفاف تحقیقات کی جائیں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. نمبر 3 وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اور آئین کے لیے ڈائیلاگ پاکستان میں ہونے چاہیے. نمبر 4 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا اور صحافیوں کی آزادی کی پاکستان میں اشد ضرورت ہے, ان کی آزادی کو یقینی بنایا جائے. یہ چاروں چیزیں پاکستان میں نہیں ہو رہی, اور یہ برطانیہ سے ایک لیٹر اور آ گیا ہے, اور پاکستان پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ان کو فالو کرتی ہے, کیونکہ پاکستان کے مفادات ان ملکوں کے ساتھ جڑتے ہیں, چاہے وہ اکانومی کے ہوں, چاہے وہ دیگر چیزوں کے ہوں, چاہے وہ دفاع کے ہوں, جس بھی چیز کے ہوں گے آپ کے مفادات ادھر جڑتے ہیں جا کر. آپ کے سارے اوورسیز ادھر ہی ہیں, یا عرب ممالک میں یا مغربی ممالک میں, اور وہ سارے آپس میں اتحادی ہیں, وہ اکٹھے ہیں, اور وہ ایک طرف سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. لہذا پاکستان وہاں سے پہلو تہی نہیں کر سکتا. ایک اور جناب بڑی خبر آنے جا رہی ہے, اور یہ بھی اوورسیز پاکستانیوں نے ایک ہانڈی پکائی ہے, اور اس ہنڈیا کا جو ڈھکن ہے نا وہ کرسمس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہم کھول دیں گے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے 2 ملکوں میں ایک ہانڈی پکائی ہے, الگ الگ ہانڈیاں, اور دونوں ملکوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا ڈھکنا اٹھا دیں گے تاکہ آپ سب دیکھ لیں کہ اس میں پک کیا رہا ہے کرسمس سے پہلے. یہ بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے, ایک برطانیہ میں اور ایک امریکہ میں. اس وقت جن لوگوں نے مجھے خبر دی انہوں نے کہا جی ابھی آپ نے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا, لیکن آپ یہ بتا دیں کہ سارے خبردار رہیں, ہم بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور بڑا تماشا لگنے والا ہے, امریکہ کے اندر بھی اور برطانیہ کے اندر بھی. اگر ابھی ڈسکلوز کریں گے تو پھر یہ بھاگ دوڑ کریں گے, چیزیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے, لیکن ہم منطقی انجام تک پہنچ گئے. یہ میکسیمم اس کو چند دن ڈیلے کر سکتے ہیں کوشش کر کے, لیکن اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ اتنا انفلوئنس ہی کسی کے پاس نہیں ہے. تو امریکہ میں ایک بڑی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے. ہانڈی کا جو ڈھکن ہے نا, میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب یہ کھلے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کھلا ہے, اس دن آپ کو میں یہ سنواؤں گا. ایک امریکہ میں ڈھکن کھلے گا کرسمس سے پہلے, اور جو اس کا ذائقہ ہے وہ آپ چکھیں گے کرسمس کی چھٹیوں کے بعد. اسی طرح ایک ڈھکن کھلنے جا رہا ہے برطانیہ میں, اور اس کا ذائقہ بھی آپ چکھیں گے کرسمس کی چھٹیوں کے بعد. میرے ساتھ جن لوگوں نے دعویٰ کیا انہوں نے کہا جی منگل اور بدھ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ 2 دنوں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے. تو میں نے ان سے کہا آر یو شیور؟ انہوں نے کہا جی ہمیں دیکھیں, ہم وی آر 80% شیور کہ منگل اور بدھ کو وہ ڈھکن کھل جائے گا, لیکن ہم ہر حال میں اس ویک میں کوشش کریں گے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی بہت بھی اگر تو 25 تاریخ تک کا مارجن رکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تب تک یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. اب یہ ڈیولپمنٹ کرتی کیا ہے, یہ بڑی کاروائی ہے, اور اس کا حکومت کے اوپر جس لیول کا دباؤ آئے گا نا, یہ حکومت سوچ بھی نہیں سکتی. اب جو بائیڈن کے صرف کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے جانے والے دنوں کا, جو بائیڈن کے ذریعے جتنی موجیں کرنی تھی انہوں نے کر لی, جتنا ظلم اور ستم کرنا تھا انہوں نے کر لیا, اور امریکن آشرواد کے بغیر کبھی بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی حکومت
पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म और सितम उस तरह जारी रख ही नहीं सकेगी, मुमकिन ही नहीं होगा जब ये सपोर्ट पीछे से हट जाएगी। अब एक चीज जो हुई है ना वो बड़ी अनोखी हुई है इस मर्तबा। देखिए, पाकिस्तान में जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट ने कोई खेल खेला है ना तो पीछे रहकर खेला है। पुलिस को आगे भेजते हैं, जाओ मारो, सियासतदानों को आगे कर देते हैं, जाओ मारो, ब्यूरोक्रेसी को आगे कर देते हैं। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े स्मार्ट तरीके से जो भी चीजें की हैं, चाहे पाकिस्तान के मफाद में की हैं, चाहे अपने मफाद में की हैं, उसके अंदर अपने आप को पीछे रखा है, अपनी पहचान नहीं होने दी, खुफिया हाथ रखें, और यही असल ताकत होती है कि आप सामने ना आए। लेकिन इस मर्तबा अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि इमरान खान साहब की पसली इतनी तगड़ी है, इतनी मोटी पसली है, और वो इनसे मार नहीं खा रहे थे, और मार खा खा के मारने वाले थक रहे थे और इमरान खान साहब नहीं थक रहे थे। तो इस सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट को मजबूरन बार बार खुद सामने आना पड़ा है। और अब पाकिस्तान का हर बंदा जानता है कि एक्चुअली आप पूछे, अभी एक सर्वे करवा लें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो नवाज शरीफ को लोग किसी गिनती में नहीं लेते, लोग उसको वोट भी नहीं डालते, गिनती में भी नहीं लेते, ना लोग जरदारी साहब को लेते। लोग इनके खिलाफ तो बहुत थोड़ी बात करते हैं, लोग कहते हैं जी हमें जो शिकवा है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट से है, क्योंकि मामला खुलकर सामने आ गया। तो ये एक प्रॉब्लम जो है ये पैदा हुई है, और ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल है। और इस सूरत हाल से देखिए उनको अब सामना तो करना पड़ेगा। अगर वो अपनी पॉलिसी बदलेंगे तो क्या लोग अपनी सोच उसके बाद बदल देंगे? तो एक होता है ना कि आप एक पोजीशन लूज कर देते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन देखिए कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन चीजें ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजों को अपने अंदर भी ठीक करना पड़ता है, फिर जाके चीजें ठीक होती हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुश्किल है, और ये मुश्किल बढ़ने वाली है 25 तारीख तक। एक टेलीफोन आएगा और 2 मुल्कों में, बरतानिया में और अमेरिका में, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, और उन डेवलपमेंट्स का जो अगला मरहला है वो क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मुतवक्किल है कि तब हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक और खबर है, और वो खबर है कि पंजाब में और इस्लामाबाद में आज के दिन 16 दिसंबर को स्कूल बंद कर दिए गए, बच्चों के स्कूल बंद। लाहौर में भी खबर आ गई, रावलपिंडी में आ गई, इस्लामाबाद में आ गई, मुख्तलिफ जगहों में बच्चों के स्कूल बंद। क्यों जी, बच्चों के स्कूल क्यों बंद किए गए, इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। लेकिन 2 बड़ी अहम चीजें हैं जो इस दिन हुई थी। 16 दिसंबर को 2 बड़ी अहम चीजें हुई हैं। एक 1971 में पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था, और दूसरी बड़ी खबर थी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर 2014 में दहशतगर्दों ने हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया था, और ये पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा सानिया था। 2 सानियात हुए हैं। अब मामला ये है कि अगर पहले सानहे की वजह से किया गया है तो छुट्टी बनती नहीं है, क्योंकि उस पर छुट्टी तो होती नहीं है पहले भी। इस दिन तो बच्चों को बताना चाहिए कि हमने वो कौन सी गलतियां की थी जो आइंदा हमने नहीं करनी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त क्या कर रही थी, हमारे सियासतदान उस वक्त क्या कर रहे थे, हमने इक्तदार के लालच में किस तरीके से अपना सरेंडर करवाया, और कैसे हमने अपना आधा मुल्क खो दिया। ये तो बच्चों को सिखाने वाला दिन है, छुट्टी वाला दिन तो नहीं है।